हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका भरपूर स्वागत है मेरे चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर 2025 का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिस ना कर सके, ताकि जो आपकी आगे जो होने वाली एग्जाम है आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रह सके। ओके बच्चों, तो पहले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगी और बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका मैं सॉल्यूशंस आपको बारी बारी से करवाऊंगी। ओके, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम हमारा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, जो MCQs है यहाँ पर मैं सब पे टिक कर दे रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको अपने साथ पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो MCQ है जिसका ऑप्शन आ जाएगा C, आंसर आ जाएगा 5√5। ओके, यहाँ पर जो सेकंड MCQ है इसका आंसर हो जाएगा C 3ABC। उसके बाद जो तीसरा है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, तृतीय। और चौथा जो MCQ है जिसमें K का मान निकल जाएगा 13। और जहाँ पर पांचवा MCQ है कि 70 के समपूरक कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 आंसर आ जाएगा। और छठे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर C 200π। यहाँ पर सेकेंड है हमारा खाली जगह। तो यहाँ पर खाली जगह का मैं बारी बारी से ऑप्शन यहाँ पर टिक कर दे रही हूँ सही आंसर का। तो पहले में हो जाएगा 11, दूसरा जो है यानी 8वां जो क्वेश्चन है ये है X अक्ष पर, और 9वां जो खाली जगह है उसमें आ जाएगा अनंत। ठीक है, द्विचर रेखीय समीकरण के अनंत हल होते हैं। 10वां जो है जिसमें हमें देखो इसका करेक्ट आंसर 35 होगा, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, पर हमें यहाँ पर 35 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो 11वां खाली जगह है क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कि जो S है उसका मान हो जाएगा 12 होगा। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, अर्ध परिमाप हमें 12 देकर रखा है, इसका मतलब जो हमारा S है वो हो जाएगा 6, यानी A बराबर भी 6, B बराबर भी 6 और C बराबर भी 6 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं का माप समान होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 6 आंसर आएगा, पर ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 12वां जो खाली जगह है, इसमें आ जाएगा वर्ग लंबाई। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारे सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 13वां जो कथन है वो सत्य है। 14वां जो कथन है 2 घात है यहाँ पर, तो ये भी सत्य है। 15वां जो है ना कि 2 भिन्न बिंदुओं को से होकर जाने वाली संख्या रेखाएं हैं, तो ये असत्य है। 16 आ जाएगा ये सत्य, यानी यहाँ पर AC बराबर PR हो जाएगा। तो ये हमारा सत्य असत्य हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक एक वाक्य के शब्द के आंसर। यहाँ पर मैं बारी बारी से शब्द आंसर लिखते जा रही हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले में आ जाएगा निकलिट, दूसरे में आ जाएगा यानी 18वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा की रेखा, और 19वां जो क्वेश्चन है कि ABC त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो S बराबर A + B + C बटे में 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 20वें में आ जाएगा निम्न सीमा 30, क्योंकि 30 से 40 वर्ग में निम्न सीमा कौन हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट हमारा जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, सही जोड़े हैं। तो मैं बारी बारी से इसके जोड़े मिलान कर दे रही हूँ, तो आप इसको अपने पेपर में सही जो मिलान है वो कर सकते हैं। तो 21वें में आ जाएगा B, 22वें में A, 23वें में आ जाएगा C πRL, और 24वें में आ जाएगा D πR और ब्रैकेट में L + R। तो ये हमारा सही जोड़े का आंसर हो गया। तो अब बारी बारी से आगे का जो क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको करवाती जाऊंगी, तो आप उसको देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन B का 25वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है। 25वें क्वेश्चन के अंदर हमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक पहला और दूसरा। यहाँ पे पहला है कि 2 यहाँ पर है उसकी 2 घातें। देखो गुणे में घातें जुड़ जाती, तो ये दोनों ही घात हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2/3 + 1/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हमें आसानी से मिल जाएगा कि दोनों के बटे में 3 है, तो बटे में 3 लिख के ऊपर 2 + 1 हो जाएगा, और 2 की घात आ जाएगी 3/3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 3 से 3 कट गया और एक एक घात लिखो या न लिखो एक ही होता है। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 की घात है 1/5 और बाहर है 4। तो यहाँ पर 3 की घात यानी 4 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम गुणा करने पर 4 एकम 4 और बटे में 5 आ जाएगा। तो 3 की घात हमारी कितनी आ जाएगी, 4/5। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये 25वां का दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब सेक्शन B का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, तो हमारा 25वें के बाद है 26वां क्वेश्चन, जिसको यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रश्न क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको। चलो 26वां जो प्रश्न है यहाँ पर हमें करना है हरों का परिमयीकरण। तो क्या है 1/7 तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर देंगे, पर यहाँ पर साइन ध्यान रखना है, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो √7 + 2 और बटे में भी √7 और माइनस की जगह पर +2 करना है। ठीक है, अब ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से नीचे गुणा कर देंगे। तो √7 + 2 और नीचे में क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा करने से √7 की घात लग जाएगी 2 और -2 की भी घात 2 लग जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर √7 + 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, √ से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 7 - 4 और √7 + 2 और बटे में आ जाएगा 7 में से 4 गया 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सवाल नंबर 26 का। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 26। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 27वां जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 27वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 27वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें ना समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण को मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ और यहाँ पर हमें 2 हल दिए हुए हैं कि हमें p की जगह पे x की जगह पर पहले एक मान लेना है, फिर दूसरा मान लेना है। तो पहले हमें x की जगह पर 1 लेना है, उसके बाद हमें x की जगह पर -2 लेना है। ठीक है, इन दोनों को चेक करना है इस समीकरण में लिखकर और हमें मान ज्ञात करना है कि क्या आता है। तो सबसे पहले मैं p की जगह x की जगह पर 1 लिखकर हम हल करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर x आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम 1 को भर देंगे। तो यहाँ पर मैंने भर दिया 1 और -4। यहाँ पे 1 की घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और यहाँ पर 2, 1 की घात कितनी आ जाएगी, 1 + 1 और यहाँ पर -4। ओके, यहाँ पर 1 हो गया, 2 = 2 प्लस यहाँ देखो माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 3 आ जाएगा, 1 और 2 3 और -3 यानी +3, ये कट जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 1 लेंगे x की जगह तो हमारा मान हो जाएगा 0। अब उसी तरीके से मैं जहाँ पर x है ना वहाँ पे -2 लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए जहाँ पे x है, अब जहाँ पहले हमने 1 लिखा था, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर -2 लिख देंगे। तो चलो, तो -2 की घात 3 और +2 और कोष्टक के अंदर -2 की घात 2 और +1 और यहाँ पर -4। ओके, चलिए यहाँ पे 2 की घात माइनस में है पर 3 है यहाँ पर घात, तो यहाँ पर माइनस में ही हमारा 8 आएगा, ये याद रखना है। दूसरी जगह पर -2 की घात -2 है ना, तो यहाँ पे 4 आंसर प्लस में आएगा। ओके, चलिए, तो -8 2 चौक 8 और ये -6, यहाँ पे 8 से 8 कट गया और -6 आंसर आ गया। तो यहाँ पे जब हम p की जगह -2 लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -6। ओके, तो ये हो गया हमारा 27वां सवाल आपके सामने। अब है हमारा नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कहा हुआ है हमें 28वें सवाल के अंदर, तो देखो यहाँ पर 28वें सवाल का मैं सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ, आप तब तक के लिए पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए और देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर 28वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि मूल बिंदु, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कहते हैं, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसी के अंदर 28वां कि मूल बिंदु के निर्देशांक किसे कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आंसर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर तो हमारा जो 29वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 29वां क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए 29वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहा हुआ है कि जो 2 गुणे में है 2x - y बराबर हमारा कितना हल दिया हुआ है 5। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि ये जो 2 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ना, क्या ये 2 ऑप्शन इसके हल हैं? अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कौन सा हल नहीं है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही हल को उसमें वैल्यू भरना पड़ेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूं यहाँ पर। तो पहले मैं पहला वाला हल यहाँ पर लेने वाली हूँ, जैसे 3 और 1, यानी मैं x की जगह में हमें क्या लेना है, 3 लेना है, और y की जगह पर लेना है 1 को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पर -1 यानी 6 - 1 हो जाएगा 5, यानी पहला वाला जो हल है हमारा ये सही है, ये इसका हल होगा। दूसरा जो है हमारा क्या है -2 और -9। तो अब जहां पर x है वहां पर मैं -2 लिख दूंगी और y जहां पर है वहां पर मैं -9। यहाँ पर ध्यान रखना है बाहर तो माइनस है
है ही, और अंदर भी माइनस में लिखना है। ओके चलो, तो -4 और माइनस माइनस +9, तो यहाँ पे भी 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये यानी कि ये भी हमारा हल है। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, इसके हल है। यहाँ पर कोई भी हल नहीं हो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके चलिए, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा दूं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 132 का समपूरक कोण का हमें पूरा कोण निकालना है। तो देखिए, जब भी समपूरक कोण का पूरा कोण निकालना तो पहले तो समपूरक कोण निकाल लीजिए जो संख्या आपको दिया हुआ है। तो समपूरक कोण निकालने के लिए क्या करना होता है, 180 में से हमें वो संख्या माइनस करनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया, तो 180 में से 132 माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा। अब 58 का हमें क्या करना है, पूरक कोण निकालना है। तो 58 का पूरक कोण हो जाएगा, कैसे हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे पूरक कोण कहा हुआ है, तो जो हमारा कोण है ना उसको हमें 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 58 हम करेंगे तो हमारा 58 का पूरक कोण निकल जाएगा। तो 90 में से 58 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, यानी 132 का समपूरक कोण का पूरक कोण 32 आ जाएगा। ओके चलिए, तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब हमारा जो 31वां सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, चलिए आप इस सवाल को देख लीजिए। अब हमें सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे जो 31वां सवाल है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमें समपूरक कोण की यहाँ पर परिभाषा देनी है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा हमें किसकी परिभाषा देनी है, प्रतिवर्ती कोण की। तो ये दोनों की परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो फटाफट से आप इसको टिप लीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो परिभाषा ये याद ही रखना है और इसको लिख लेना है अपने नोटबुक के अंदर। चलो, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 32वां क्वेश्चन, जिसको मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए, अब 32वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो हमें देखो 32वें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं त्रिभुज बना दे रही हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज मैंने बना लिया। जो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि ए जो है हमारा 90 का है, तो ए को 90 बता देना है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की आकृति बनेगी क्योंकि एक और समकोण है 90 का है, यह मैंने बना दिया। अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो यहाँ पर हमें कहा है कि जो ए बी है और ये जो ए सी है वो दोनों क्या है, समान है। तो ए बी और ए सी समान होने का मतलब क्या होता है, जब भी दो भुजाएं समान होती है तो उसके जो आमने सामने बनने वाला जो कोण है ना वो भी समान होता है। इसका मतलब जो बी और सी है ना वो भी समान हो जाएगा। तो ये याद रखना है, हमारा जो ए है ना वो 90 का, उसके सामने वाला विकर्ण है। तो माना कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि जो मापकोण b है वो x, यहाँ पर मापकोण b बराबर कितना है, x हम मान लेते हैं। तो मापकोण b बराबर x, तो मापकोण c बराबर भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों ही समान है। तो यहाँ पर हमने दोनों को x मान लिया। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय तो यहाँ पर है, पर यहाँ पर हमें उसका फॉर्मूला नहीं लिखना है जो हम ac² = ab² लिखते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ बताया कि पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर है। कैसे होगा यहाँ पर त्रिभुज में, देखो तो यहाँ पर मापकोण a प्लस मापकोण b प्लस मापकोण c। ओके, तो मापकोण a प्लस मापकोण b प्लस मापकोण c बराबर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का माप का योग 180 होता है, 90। और यहाँ पर हम दोनों का मान लिख देंगे x प्लस x, x को 2 बार लिखना नहीं भूलना है। ओके चलिए, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, तो x और x को हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2x। ओके चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 2x बराबर 180, और 2x बराबर 180 में से पहले क्या करेंगे, 90 को माइनस करेंगे तो 90, और x बराबर आ जाएगा 45। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 45। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मापकोण b बराबर हमारा x था, तो इसका मतलब मापकोण b 45 हो गया, और सेम टू सेम मापकोण c भी हमारा x था तो वो भी 45 हो गया। तो दोनों कोण बराबर आ गए। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो दोनों का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। तो ये रहा 32वां क्वेश्चन। ओके चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 33वां क्वेश्चन। चलिए, तो अब इसको मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो हमारे जो 33वें क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या कहा हुआ है, यहाँ पर 33वें सवाल के अंदर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमें देखो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन बता दे रही हूँ। देखो जीवा जो है ना वो त्रिज्या के बराबर है। जब जीवा त्रिज्या के बराबर है ना तो वो समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, वो कौन सा कोण त्रिभुज होता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज। ओके चलिए, तो यहाँ पर जीवा बराबर त्रिज्या है तो वो समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि देखो
हमें दीर्घ जो समबाहु त्रिभुज तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो केंद्र पर बनने वाला जो कोण है ना वो कितने का होगा, 60 का कोण होगा, है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज है, इसके वजह से केंद्र पर बनने वाला कोण हमारा कितना होगा, 60 का होगा। अब यहाँ पर देखो हमें पूछा है कि लघु चाप का जो आंतरिक कोण है और दीर्घ चाप पर बनने वाला जो आंतरिक कोण है उसे हमें निकालना है। तो लघु चाप पर बनने वाला जो आंतरिक कोण है ना, पहले हम उसको लिखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण है ना उसका हम आधा कर देंगे तो लघु चाप का आंतरिक कोण निकल जाएगा। तो 1/2 में गुणे में आ जाएगा क्या, 60। ओके, जो हमारा केंद्र पर बनने वाला, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा लघु चाप पर आंतरिक कोण का मान। दूसरा पूछा है कि दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण का माप निकालना है। तो दीर्घ चाप पर अगर आंतरिक कोण का माप निकालेंगे यहाँ पर, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ चाप का हो जाएगा जैसे उसकी परिधि वैसे हमारा जो केंद्र में कोण बन रहा है ना उसको माइनस करके आधा करना है, यानी 1/2 यानी कितना, तो यहाँ पर दीर्घ चाप बोला हुआ है, ध्यान रखना है। तो दीर्घ चाप बोला है, इसी की वजह से हम क्या करेंगे, जूम में आपको करके दिखा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/2 है, इसका हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 360 यानी 2πr जो 360 इसकी पूरे और माइनस 60 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360 में से 60 जाएगा 300 और 2 से भाग देने पर 150, यानी दीर्घ चाप पर आंतरिक कोण बनने वाला कितना होगा, 150 होगा, यानी 150 का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 34वां जो सवाल है हमारा, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें अर्धगोले का सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ मैंने सूत्र यहाँ पर स्क्रीन पर पहले से लिख दिया है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो 3 और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें कितनी देकर रखी हुई है, 22/7 लेंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पर 22/7 नहीं आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 और गुणे में लेना है 3.14। ओके, क्यों लेना है, क्योंकि आपको सवाल में दिया हुआ है। और r हमारा जो है वो कितना है, 10 है और 10 की घात चढ़ जाएगी 2। चलिए, तो यहाँ पर 3 और गुणे में देखो 314, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे और 10 का वर्ग करेंगे तो 100। ऐसा मैंने इसके लिए करा ताकि ये बहुत आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। अब इसको कट करेंगे और इसका हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो 34वां सवाल है वो पूरा हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां सवाल, जिसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 35वां सवाल है, देखिए 35वें सवाल को पहले आप देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन करवाऊँ। देखिए 35वें सवाल के अंदर हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जो शंकु है, यानी शंकु का हमें क्या देकर रखा हुआ है कि शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमें शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर d बराबर हमें कितना देकर रखा है, पहले मैं लिख लेती हूँ, तो 10.5, जिससे हम r निकाल लेंगे। तो यहाँ पर d हमारा 10.5 है, तो r कैसे निकलेगा, तो d का आधा, तो यहाँ पर 10.5 का आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा जवाब यहाँ पर 5.25, जो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो 5.25 सेंटीमीटर हमारा इसका r निकल गया। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हमें एल भी देकर रखा है, तिर्यक लंबाई जो कितना है 10 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिख दी है जो हमें सवाल में देकर रखी थी। ओके, चलिए अब जो हमें क्या करना है उसका फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर क्या दिया निकालना है, तो शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ सीधा, क्या है उसका क्षेत्रफल का सूत्र, πr_l। तो यहाँ पर पाई की जगह 3.14 गुणे में r हमें कितना हमने निकाल लिया है 5.25 और यहाँ पर l कितना है 10, तो यहाँ पर हम उतना लिख देंगे। अब इन सब का आप गुणा करेंगे ना, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 164.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा निकल गया शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 36वां सवाल है वो, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा 36वां सवाल। चलिए अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो 36वें सवाल के अंदर हमें क्या बोला हुआ है, सबसे पहले मैं एडजस्ट कर लूँ यहाँ पर कैमरा। ओके, तो यहाँ पर जो 36वां सवाल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो हमें, रुकिए, ओके एडजस्ट करना है इसको,
यस। तो यहाँ पे जो 36वां सवाल है, इस सवाल में देखो हमें क्या कहा है, लंबाई देकर रखी हुई है, लंब वृत्तीय हमें शंकु का जो हमें ऊंचाई है यहाँ पर देकर रखी हुई है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो लंब वृत्तीय शंकु का ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और उसका जो आयतन है जिसको मैंने v से यहाँ पे दर्शाया, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी दिमाग में, जो है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मुझे पहले से ही सवाल में देकर रखा है, मुझे क्या आपको भी देकर रखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर आयतन हमारा जो है v मैंने उसको दर्शाया है, तो v बराबर यानी जो लंब वृत्तीय शंकु का जो आयतन है हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर सारा मान हम भर देंगे, यानी हमें जो v दिया है 48 पाई बराबर हो जाएगा 1/3 पाई को ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि ताकि हम 48 पाई से कट कर दें। यहाँ पर r हमें नहीं पता है ना, और h यहाँ पर हमें 9 देकर रखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे पाई से पाई आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम 3 से 9 को काटेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट नहीं करना है। देखो बहुत ही इजी है, पहले तो आर स्क्वायर को यहाँ लिख दो, उसके बाद 48 जो है ना, 48 को एज इट इज उतार दो, उसके बाद आर स्क्वायर के साथ में कोई भी चीज है, हाँ 3 गुणे में तो बटे में चला जाएगा। चलो इसको कट करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना, हो गया एकदम से इजी। चलिए, अब आर स्क्वायर बराबर 16 है ना, तो यहाँ पे अंडर रूट चल जाएगा 16 के ऊपर, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें सवाल में व्यास पूछा था, है ना। चलो, तो यहाँ पर व्यास का मतलब d और d बराबर होता है 2r, तो हमारा r कितना निकला है 4। तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो d है वो निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो व्यास है वो निकल गया कितना, 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर 36वां सवाल भी सॉल्व कर लिया। सवाल नंबर है 37वां, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, सारे सवाल मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर वैसे ही डाल दिए हैं ताकि आप सवाल को भी देख सकें और सॉल्यूशन साथ में देख सकें। चलिए, जो 37वां सवाल है, यहाँ पर हमें यहाँ पर उसका जो वर्ग दिया हुआ है 20 से 30, यहाँ पे हमें पूछा हुआ है, देखो वर्ग लंबाई पर यहाँ पर हमारा जो उच्च सीमा है वो क्या है 30 और जो निम्न सीमा है वो क्या है 20। ये कैसे पता चलता है? तो भाई बच्चों, जो पहली संख्या दी होती है ना वर्ग में, वो निम्न सीमा होती है और जो बाद में दी होती है वो उच्च सीमा होती है। अब यहाँ पर उसकी वर्ग लंबाई क्या होगी? तो उच्च सीमा में से अगर हम निम्न सीमा को माइनस कर देंगे तो हमारी वर्ग लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख दे रही हूँ। तो उच्च सीमा माइनस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, निम्न सीमा। तो उच्च सीमा से हम निम्न सीमा को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 माइनस कर देंगे 20 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, यानी वर्ग लंबाई हमारी कितनी निकल जाएगी, 10 निकल जाएगी। ओके, चलिए, तो ये हमारा 37वां क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ, है ना। चलिए, तो 38वें क्वेश्चन के अंदर अब देखो क्या करना है आगे। तो यहाँ पर पहले कैमरा एडजस्ट कर लूँ, हवा की वजह से पेज काफ़ी उड़ जा रहा है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो रहा है लिखने में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 38वां जो क्वेश्चन है और कुछ मार्कर भी ऐसा है जो धीरे धीरे चल रहा है जिसकी वजह से लेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेक्शन अब ये जो सी है ना, हमारा सेक्शन सी का 38वां पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहले ही दिख गया है, अब मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ। अब ये सेक्शन सी के सारे सवाल जो है ना वो 3-3 मार्क्स के, और पहला तो 38वां √5 वाला सवाल है। तो ये कैसे दर्शाते हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके बच्चों, और फिर भी अगर आपको ये सवाल आता हो तो आप मुझे मैं नहीं बनाऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 वाला, जो मैंने लास्ट जो वीडियो था अपलोड किया था उसकी क्लिप यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पर मैंने सॉल्व करवाया है। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ये 39 वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 40वां क्वेश्चन भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में कर है, जिसका क्लिप आपको साइड में दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो 41 वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं पहले कि ये वाला क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, शायद मुझे लग रहा है, पर अगर मैंने कवर उसमें नहीं किया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसका कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो ये सभी जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको उसमें से मिल जाएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42, जिसकी आकृति मैंने बना दी है और आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखकर सवाल बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, चलिए, व्रत पर से मैं सब लिखती जा रही हूँ, आपको समझ में
नहीं आ रहा है, सिर्फ आप मुझे मेरी बात को सुनते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके, ताकि आप एग्जाम में लिख सके। चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोण BEC बराबर है 130, है ना। ये सवाल में दिया है बच्चों, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। कौन BEC यहाँ पर 130 है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा AED होगा ना वो भी 130 हो जाएगा। कौन AED हो जाएगा हमारा 130। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो इसका रीजन मैं आपको साइड में लिख दूं ब्रैकेट के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये दोनों समान हो जाएंगे। तो BEC 130 है तो AED भी 130 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको लाइन पहले मेंशन कर देनी है। उसके बाद में है कि जो कोण हमारा DEC है वो बराबर हो जाएगा 180। 180 है ही, 180 में से हम उसको माइनस करेंगे 130 तो हमारा DEC निकल जाएगा। DEC जहाँ पे मेरी उंगली दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 180 में से 130 को माइनस करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर 180 में से 130 जाएगा तो 50, यानी हमारा जो कोण DEC है ना वो निकल गया 50। ये कितना आ जाएगा 50, तो DEC बराबर हो जाएगा 50। अब कोण DEC में ही जो हमारा कोण है, त्रिभुज है DEC, इस त्रिभुज में क्या है, तो इस त्रिभुज के अंदर कोण जो है कोण EDC बराबर है 180 माइनस, क्या है 180 माइनस, तो यहाँ पर जो 50 है वो, और 50 में से माइनस कर देंगे हम 50 को, प्लस कर देंगे यहाँ पर 20 को, ओके, तो 180 और माइनस करेंगे 50 प्लस 20 यानी कि 70 को, तो 180 में से माइनस करेंगे 70 तो हमारा हो जाएगा 110। ओके, चलिए यहाँ पर EDC निकल गया 110। अब यहाँ पर जो BAC है वो बराबर हो जाएगा BDC के, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, जो दोनों ही कितने हो जाएंगे 110 हो जाएगा। यहाँ पर जो BAC है वो BDC के बराबर हो जाएगा 110, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये पूरे वृत्त के अंदर से मैंने सवाल समझाया। यहाँ पर जो BAC है ना, BAC ये 110 निकला, तो यहाँ पर जो BDC है ना वो जो 110 है, ये दोनों ही 110 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर आपको कोष्टक में लिखना पड़ेगा कि ये एक ही चाप के अंदर है, जिसकी वजह से ये दोनों का माप समान हो जाएगा। 110 माप दोनों का निकल जाएगा क्योंकि वो दोनों एक ही चाप पर है, BC चाप के ऊपर है, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 110, यानी 110 हमारा कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पर 22वां प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको एज इट इज ही उतार लेना है अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, ये पूरा ही सॉल्यूशन मैंने करवाया है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 43वां क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हवा की वजह से पेज काफ़ी उड़ रहा है तो लेट हो जा रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 43वां क्वेश्चन। अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखाती हूँ। ओके, चलिए, तो यहाँ पर त्रिभुज का हमें ना क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा हेरोन का क्षेत्रफल वाला सूत्र ही लगेगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या हिंट दी हुई है। तो A हमें 18 दिया हुआ है, B हमें 10 दिया हुआ है, C हमें ज्ञात करना है, और इसके अंदर जो हमारा S है वो 42 है। तो यहाँ पर S 42 नहीं, देखो ये परिमाप है, तो S बराबर होता है अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो यहाँ पे परिमाप को 2 से भाग देने पर 42 को 2 से भाग देने पर 21, यानी S हमारा निकल गया 21। तो X हमारा कितना है 21, क्योंकि हेरोन के सूत्र में S आता है तो हमें यहाँ पर S निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें S ही निकालना है जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले। तो यहाँ पर S बराबर पहले A प्लस B प्लस C मैं क्यों लिख रही हूँ, ताकि मुझे C मिल जाए। तो यहाँ पर A है 18, B है 10 और C हमें ज्ञात करना है। S हमारा यहाँ पर कितना, हमें देखो यहाँ पर 21 नहीं लेना है, यहाँ पर हमें लेना है 42। ओके, चलो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, प्लस यहाँ पे C, और C हो जाएगा 42 माइनस हो जाएगा 28। ओके, 28 यहाँ पे लिख देंगे, तो C बराबर हो जाएगा हमारा आंसर 42 माइनस 28
आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो सी हमारा जो एक भुजा का माप है वो निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सी निकल गया, पर यहाँ पर सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें हेरोन का जो सूत्र है ना वो लगाना है। तो हेरोन का सूत्र यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही है ना, तो हेरोन का यहाँ पे सूत्र हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एस और कोष्टक के अंदर हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जो फॉर्मूला है ना इसको याद ही रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ओके, तो ये पूरा हर बारी में इसके अंदर लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और याद रख ही लेना है उसको। तो 21 यहाँ पर जहाँ जहाँ जितनी जिसकी वैल्यू है उसको भर देंगे, तो 18 हो जाएगा, 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। तो यहाँ पर 21 है, 21 में से 18 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 21 माइनस 18 3, और यहाँ पर 21 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, और 21 माइनस 14, यहाँ पर 21 में से 14 को माइनस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पूरा एज इट इज इसको उतार सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं बढ़ती हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 50वां सवाल है उसकी तरफ। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो हमारा 44 वाला सवाल है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए तो अब मैं इसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो 44वां जो सवाल है, 44 वाला जो सवाल है, यहाँ पर सबसे पहले तो देखो यहाँ पे भी हमें हेरोन का क्षेत्रफल का सूत्र जो है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र वही लगाना है। पर यहाँ पर देखो बच्चे इस सवाल को देख के कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, तो ऐसे नहीं देखना है। आप देखो त्रिभुजाकार भुजाएं हमें दी हुई है अनुपात में 3:5:7, उसको मैंने एक्स में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो 3x है प्लस 5x है प्लस 7x, क्या करना है, बहुत ही सिंपल 180 कर देना है। पर यहाँ पे हमें परिमाप दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे परिमाप बराबर भुजाओं का योग लिखना है। तो परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, 300, तो परिमाप ही होता है भुजाओं का योग, जो मैंने योग करके 300 लिख दिया। अब इन सबका हम टोटल करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर है हो जाएगा 15x, और यहाँ पर हो जाएगा 300, और x बराबर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कितना हो जाएगा 20। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब बारी बारी से सभी जगह ना सभी भुजाओं का माप हम लिख दे रहे हैं, है ना, ये बहुत ही इजी सवाल है। चलो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर मैं 20 लिख दे रही हूँ। तो सबसे पहली जो भुजा है यहाँ पर ABC, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा A भुजा है, मानना नहीं है वो A ही है। ओके, तो A बराबर 3x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी देनी है, तो 20 भर देनी है ना। तो 20 भरेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर b हमें कितना दिया हुआ है 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे में आ जाएगा 20, यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा c है, c जो है हमारा 7x, तो 7x यानी यहाँ पर 7 लिख देंगे, और यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू है 20 वो हम भर देंगे यहाँ पर। तो हमारा तीनों ही निकल गया। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखो ये तो हमने निकाल लिया भुजाओं का माप। चलिए अब भुजाओं का माप हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, तो इसके बाद हमें करना है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, पर उससे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना है। तो s बराबर हो जाएगा 300/2। तो यहाँ पर s अर्ध परिमाप जो है वो हो जाएगा कितना 150। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर s आएगा वहाँ वहाँ पर हम 150 लिख लेंगे, और ABC की वैल्यू हम इसमें भर देंगे। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है 150। अब जहाँ पर a है वहाँ पर हमें 60 लेना है, b की जगह हमें 100 लेना है, और c की जगह पे हमें क्या लेना है 140 ले लेना है। इसको भर देंगे। चलिए तो 150 यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस में 60, फिर 150 b की जगह लेना है 100, और यहाँ पर 150 माइनस 140। ओके, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 150। ओके, लिख दे रहे हैं, ठीक है, मार्कर है ना काफ़ी स्लो चल रहा है जिसकी वजह से, चलो जूम कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 150, और 150 में से 150 में से 60 जाएगा, कितना आ जाएगा 90। 150 में से 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। 150 में से 140 जाएगा, हो जाएगा 10। ओके, चलिए तो यहाँ पे
हम वो इसको देखो, इसको तोड़ देना है। ओके, तोड़ने का मतलब है ना कि उसको जितना हो सके टुकड़ों में आप कर दीजिए। जैसे 150 है ना, तो ये 150 को कैसे हम निकालेंगे, तो वो किसी का वर्ग तो है नहीं, तो यहाँ पे 15 गुणे में हम 10 करेंगे। तो जैसे अब 90 गुणे में 90 का 2 भाग 30 गुणे 3 हो जाएगा, 50 का 2 भाग 10 गुणे 5 हो जाएगा, और 10 का 2 भाग करने की जरूरत नहीं है, 10 ऐसे लिख दीजिए क्योंकि इसकी पेयर बन जाएगी। चलिए अब यहाँ पर 15 को भी 2 भाग में कर देना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे 3 और 5 दिख रहा है, तो इसको कर देंगे 3 × 5 = 15, यहाँ पे कर देंगे 10, जो है 3 को ऐसे एज इट इज उतार देना है। 30 को भी 2 भाग में कर दीजिए, 3 गुणे में 10 है ना। चलिए 30, और यहाँ पर चलिए अब इसका आंसर जो है मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखा दे रही हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हमारा जो सवाल है यहाँ पर, नेक्स्ट सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 45वां सवाल, जिसके अंदर देखिए हमें यहाँ पर ना अर्ध गोले का गोलाकार का अर्धगोलाकार कटोरा, यहाँ पे जो अर्धगोलाकार कटोरा है, यहाँ पर उसका जो आंतरिक व्यास हमें कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंतरिक व्यास दिया हुआ है हमें 10.5 सेंटीमीटर, और आर हमारा निकल जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं डी से आर कैसे लेकर आना है ना। चलिए वो तो मैं नहीं बता रही हूँ, तो आगे अब देखिए, तो यहाँ पर देखो जो अर्ध गोलाकार कटोरा है, इसका हमें क्या करना है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अर्ध गोलाकार कटोरे का हमको लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब तक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तब तक दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए कि वक्र अर्धगोलाकार के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है ना, 2πr²। चलिए तो यहाँ पर 2 पाई की जगह हमें ले लेना है 22/7, आर की वैल्यू हमें है 5.25 और 5.25। ओके, चलिए पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाना नहीं भूलना है। पर अभी यहाँ पर सवाल हमारा पूरा नहीं हुआ, ये हमने निकाल लिया अर्धगोलाकार कटोरे का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो, पर हमें निकालना है लागत। तो लागत क्या होगा, तो लागत हमें करना पड़ेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से और गुणा करना पड़ेगा 16 से, क्योंकि हमें सवाल में ही देकर रखा हुआ था। तो क्षेत्रफल बटे में हम कर देंगे 100 और 16 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना है 173.25 बटे में 100। ओके, देखो यहाँ पे 16 लिखना रह गया, 16 और यहाँ पे 100 और बटे गुणे में आ जाएगा 16। चलो यहाँ पे आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा 27.72 रुपए, यानी इतनी लागत लगेगी। ओके, इतना हमारा खर्च आएगा, इतना रुपए हमारा निकल जाएगा। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बड़े बढ़िया से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 47वें सवाल के अंदर देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक लंबाई यानी कि L हमें दिया हुआ है। तो L हमें कितना दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है 25 मीटर। उसके बाद हमें R दिया हुआ है 14 मीटर, है ना। ये तो हमें सवाल के अंदर ही दिया हुआ है। पूछा क्या है हमको, तो देखो पूछा जो है ना, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका यहाँ पर शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो। जल्दी से आप सूत्र याद कर लीजिए जब तक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जूम कर रही हूँ, कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तब तक आप याद कर लीजिए। याद आ गया, चलिए मैं खुद ही लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा πr_l। ओके, चलिए तो यहाँ पर पाई की जगह 22/7 और r की जगह मुझे लिख देना है 14 और l की जगह हो जाएगा 25। 7 से 14 कट जाएगा 2 और यहाँ पर हम गुणा करके आंसर जो हम लिखेंगे, तुम्हारा फाइनल जो आंसर है मैं हाथ हटाऊंगी तो आपको दिखाई दे जाएगा कितना हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमारा आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है ना। ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला हुआ है। तो यहाँ पर हमें निकालना है इसका क्या, हमें निकालना है सफेदी का जो व्यय है वो। इसमें भी क्षेत्रफल करना है, क्षेत्रफल को 100 से भाग दे देना है। पिछले वाले सवाल में हमें 16 दिया हुआ था इसलिए हमने 16 से गुणा किया। इस सवाल के अंदर हमें 210 देकर रखा हुआ है तो 210 रुपये से हमें गुणा करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 1100, तो 1100 और बटे में हो जाएगा हमारा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 21। 2 0 से 2 0 यहाँ पर
कट जाएंगे और यहाँ पर 110 का गुणा 21 से करने पर आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2310 रुपये। तो यानी सफ़ेदी का जो व्यय है, खर्च है, वो निकल जाएगा 2310 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा 47वां सवाल। अब है नेक्स्ट हमारा 48वां जो सवाल है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सवाल आप देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ में नहीं भी आए तो सॉल्यूशन मेरा देख लीजिए। ओके, चलिए तो 48वां जो सवाल है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर ये जो सवाल है 48वां, ये है सेक्शन डी का सवाल, है ना। ये सर्व समीका का सवाल है और ये सवाल ना काफ़ी इजी है। अगर आपको सर्व समीका याद होगी ना तो आपको सवाल बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं सर्व समीका वो लिख ही दे रही हूँ, पूरा सवाल जो इसका सूत्र है ना वो मैं पूरा यहाँ पर लिख रही हूँ, पर आपको ये सर्व समीकाएँ याद करनी पड़ेगी जो आपकी किताब में दी हुई है ना। चलिए तो मैं यहाँ पर तो मेंशन कर दे रही हूँ, जब भी कभी घात 3 आए तो उसका सूत्र क्या होगा। तो 3a की घात 3, जो यहाँ पर 3 दिया था, 4b की घात 3, ये मैं समीका का ही हल लिख रही हूँ। ओके, चलिए उसके बाद आ जाएगा 3 कोष्टक में आ जाएगा हमारा 3a 4b प्लस हो जाएगा यहाँ गुणे में आ जाएगा 3a प्लस 4b। ओके, तो ये पूरा इसका सॉल्यूशन, ये सूत्र है, सर्व समीका है। अब जैसे इट इज उतार 3 का घात 3 यानी 27a की क्यूब, 4 की घात 3 यानी कि हमारा 64b की क्यूब। उस तरीके से 3 त्रिका 9 करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा 36a भी आ जाएगा और ये 3a प्लस 4b रह जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो 27a क्यूब है, 64b क्यूब है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको एज इट इज़ उतार देना है जैसा है वैसे ही। और उसके बाद जो 36ab है उसको पहले 3a से गुणा करना है, उसके बाद में 4b से गुणा करना है ना। चलो पहले 3a से गुणा करना है, फिर 4b से गुणा करना है। 3a से कर दिया मैंने 108 आ गया स्क्वायर b, और 4b से करेंगे तो 144 ab स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। सेक्शन डी का 48वां क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। ओके, चलिए ये तो पहला था। 48वें क्वेश्चन का अभी दूसरा क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है 104 गुणे में 96। मैंने कितने सारे वीडियो बना दिए होंगे ऐसे क्वेश्चन पर, अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, मैं फिर से कहूँगी। चलिए अब यहाँ पर फिर भी मैं सवाल बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर 100 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 104 होगा, और 100 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 104 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बीच में प्लस नहीं लगाना है, मैंने गलती से लगा दिया है। चलो अब यहाँ पर 100 की घात हो जाएगी 2 और माइनस करके लिखना है 4 की घात यहाँ पर 2। तो यहाँ पर 100 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 10,000, है ना। लास्ट वाले पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो यहाँ पर 10,000 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ। पिछले वाले मैंने आपका जो आंसर है वो कमेंट में मांगा था, है ना। चलिए तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9,984। यहाँ पर हो गया हमारा 48वां क्वेश्चन, सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सेक्शन डी का ही अब क्वेश्चन है। तो सेक्शन डी का हमारा जो 49 वाला क्वेश्चन है, जिसको मैं इसके नीचे ही बता दे रही हूँ, जब तक मैं पेज एडजस्ट कर रही हूँ तब तक आप सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलिए 49 वाला जो सवाल का सॉल्यूशन है, मैं आपको जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रही हूँ आप एज इट इज़ इसको लिखते जाना है ना, समझते जाना है बस। त्रिभुज देखो यहाँ पर ABC, त्रिभुज ABC में जो पूरी थ्योरी में आपको यहाँ पर लिख रही हूँ, ABC के अंदर AD जो है ना वो समद्विभाजक है। किसको समद्विभाजित कर रहा है? और यहाँ पे जो लंब है, लंब भी है समद्विभाजक भी है, किसका? तो त्रिभुज ABC का। और यहाँ पे ACD के अंदर क्या है? तो ACD में देखो त्रिभुज BAD माइनस त्रिभुज CAD बराबर है। क्यों? क्योंकि AD क्या कर रहा है? इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, इसके वजह से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADB बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADC के। 90 है क्योंकि दोनों ही D जो कोण है यहाँ पर 90 का बन रहा है ना। AD हमारा लंब है यहाँ पर। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर जो AD है, AD उभयनिष्ठ, AD हमारा क्या है? उभयनिष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो यहाँ पर जो AB है वो बराबर है हो जाएगा AC के, और जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC क्या है? समद्विभाजक,
है ना। तो यहाँ पर ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, और त्रिभुज ए बी सी है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये मैंने पूरा सॉल्यूशन करा लिया, आपको एज इट इज उतार देना है। ओके, सवाल के आंसर के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो है जो सवाल है ये प्रमेय है। जो आपको सवाल यहाँ पर दिख रहा है, मैं पूरा ही प्रमेय आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता दे रही हूँ, तो आपको एज इट इज उतार देना है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रमेय में क्या करते हैं, पक्ष लिखते हैं। तो ये पक्ष में लिख रही हूँ, तो पक्ष है, उसके बाद साध्य हो जाएगा, उसके बाद में उपपत्ति हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो पक्ष है ना, पहले वो लिख देंगे। तो यहाँ पर पक्ष क्या है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं ए बी सी डी यहाँ पर दी गई हैं, और जो हमारा साध्य वो होता है जिसको हमें साधना होता है, यानी कि हमको सॉल्व करना होता है ना, निकालना होता है, साबित करना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये पक्ष हो गया पहला, दूसरा हमारा साध्य है। और साध्य क्या है, तो त्रिभुज ए ओ बी बराबर है त्रिभुज सी ओ डी के, हमारा साध्य है। अब हमें निकालना है उपपत्ति। सारा खेल उपपत्ति का ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ही हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध होता है, वो उपपत्ति के अंदर होता है। यहाँ पर वृत्त की जो आकृति है, वृत्त की जो आकृति से हमें क्या है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर दिया हुआ है, और जो यहाँ पर ए ओ है वो ओ बी के बराबर है, और जो ओ सी है वो ओ डी के बराबर है। तो ये दोनों क्यों बराबर है, पहली बात तो ये दोनों त्रिज्या है ना। यहाँ पर मैं साइड में अब बाद में लिख दूंगी। तो ए ओ बराबर ओ बी है और ओ सी बराबर ओ डी है। क्यों बराबर है, पहली बात तो ये क्या है, त्रिज्याएँ हैं। तो ये त्रिज्या, ओके। चलिए, इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज ए ओ बी बराबर हो जाए, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। तो जो त्रिभुज है ए ओ बी वो बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, क्योंकि सर्वांगसम है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये बहुत छोटे में आपको लग रहे हैं, तो इसको और थियोरी में बड़ा बनाकर लिख लेना है। ओके, चलिए। तो 52वां सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए तो इसको मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो 52वां सवाल है ये भी थियोरी टाइप ही सवाल है। तो यहाँ पर जैसा मैं लिख रही हूँ, आपको एज इट इज़ क्या करना है, उतार लेना है। और यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, जो चक्रीय यहाँ पर चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी और डी। ओके, तो यहाँ पर त्रिभुज डी बी सी कितना है, 70, और त्रिभुज कोण जो है बी ए सी बराबर कितना है, 30। चलो, ये तो सवाल में दिया था। आगे जो है डी ए सी ये बराबर हो जाएगा, बराबर है डी बी सी के। क्यों, क्योंकि ये भी हो जाएगा 70। ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि ये जो है ना एक ही चाप पर है, जिसकी वजह से दोनों का जो माप है वो भी कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा। ओके, चलिए। अब दूसरी चीज़ आकृति पर से है कि जो यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज बी ए डी बराबर है त्रिभुज बी ए सी प्लस त्रिभुज डी ए सी के। तो यहाँ पर 30 प्लस हो जाएगा 70, उसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, यानी त्रिभुज जो कोण है, कोण बी ए डी बराबर 100 हो गया। अब यहाँ पर जो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है, सम्मुख कोण समपूरक, यानी कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 है। जहाँ पर बी ए डी हमारा 110 हमने निकाला है, तो 180 में से 100 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 80। तो कोण बी सी डी हमारा निकल जाएगा 80। तो हमारा कोण बी सी डी यहाँ पर निकल गया। तो यदि यहाँ पर बी ए बी बराबर बी सी है ना, तो त्रिभुज, यदि ए बी बराबर बी सी है तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ओके, और जो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा बी सी ए के, कितना, 30। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया हमारा 52वें क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ए सी डी बराबर बी सी ए माइनस कितना हो जाएगा, बी सी ए। तो यहाँ पर जो
इसको अगर हम माइनस करेंगे, यहाँ पर BCD होगा, BCD माइनस BCA, 80 माइनस 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। तो हमारा कोण CECD आ जाएगा 50। ओके, चलिए, तो ये हमारा 52वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 53वां वाला जो क्वेश्चन है, इसका आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा दूँ अच्छे से ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 52वां क्वेश्चन था। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर 53वां सवाल है, इसमें हमें आलेख बनाना है, जो मुझे लगता है कि आपको आ ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 54वां सवाल है, जो 54, ये भी आलेख वाला ही सवाल है, जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे हैं और ये जो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको ये फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पेपर 2025 का जो सॉल्यूशन है वो पूरा होता है। ओके, वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों ये कि आप एक काम करना हमेशा भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो मैं साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ वो ज़रा सा भी आप मिस ना कर सकें और आपके एग्ज़ाम के लिए आप पहले से प्रिपेयर रह सकें। ओके बच्चों, तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।